नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का स्वागत और अभिनंदन। अब बड़ा उलझन में है भारतीय जनता पार्टी। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि टीएमसी खत्म हो गई, 20 सांसदों की चिट्ठी, कोई 19 सांसदों की चिट्ठी, अब तक चिट्ठी सामने नहीं आई। अगर आई होती तो ऋतुवत बनर्जी की तरह अलग दल बन गया होता, अब तक उसका नेता बन गया होता और वो एनडीए को समर्थन भी कर गया होता। और हो सकता है कि जो परसों प्रोग्राम कल था उसमें वो सम्मिलित रहता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ममता की सयानी तो बड़ी सयानी निकली, इधर आई और इधर की बात ले जाके वापस गई और 5 सांसद और ले गई जो थे उनमें से, और वहां हवाई अड्डे पे उतरी और मुंह पर चढ़ाया मास्क और निकल गई हवाई अड्डे से बाहर। मीडिया देखती रह गई। अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी के सारे गुणागणित फेल होंगे और राहुल गांधी बिना चुनाव लड़े 127 सीटों के मालिक हो जाएंगे? ये सवाल अब पूछना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और या फिर जिस हिसाब से संजय राउत ने जो कहा है और उस बयान को लेकर जो प्रतिक्रिया सुप्रिया सुले की आई है एनसीपी नेता की, उन्होंने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है घर वापसी में। और मोदी को तो नींद ही नहीं आती जब तक कांग्रेस 5-7 बार नहीं कह लेते हैं। वो जैसे लोग कहते हैं कि शाम को सोते समय शंकर भगवान का नाम लेते हैं, कोई माँ सरस्वती का लेता है, कोई हनुमान जी का लेता है, कोई श्री राम का लेता है, कोई खाटू श्याम का लेता है, कोई अपने अपने इष्ट देव का लेते हैं। लेकिन मोदी की इष्ट देव तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस का बिना नाम लिए जब सो नहीं सकते हैं, तो अगर वो भी आ गए सब उनके 8 सांसद, तो ये आंकड़ा चला जाएगा 136 तक। लेकिन 136 सांसद होते ही क्या राहुल गांधी को रोक पाएंगे नरेंद्र मोदी? 99 पे अटका है तो ये हाल है, और कहीं हो गए 136, मतलब 36 हो गया मामला। फिर क्या करेंगे? इस संकट से भाजपा कैसे उभरेगी? संजय सर, क्या है पूरा मामला? दिलचस्प है और मुझे लगता है कि मोदी जी या भाजपा या मोदी जी के चाणक्य अपनी ही चालों में फंस गए हैं। और मोदी जी जिस ढंग से चल रहे हैं उसमें वही हो रहा है कि वो अपनी ही चालों में फंसते जा रहे हैं। जैसे तृणमूल को तोड़ना, माने चुनाव हरा दिया उन्होंने, एक काम था, ठीक है, हरा दिया, सब उनके साथ थे, उनका समय था तो उन्होंने हरा दिया। लेकिन उसके बाद पार्टी को तोड़ना, और विधानसभा में तो जाहिर है वहां जीत गए थे तो वहां टूटना भी अपेक्षाकृत आसान था, हालांकि वो भी गलत था, नहीं होना चाहिए। और बीजेपी को स्वीकार नहीं करना चाहिए तृणमूल के टूटे हुए लोगों को। जब सब कर लिया था तो कहीं तो कुछ थोड़ा सा आदर स्वादर दिखाना चाहिए था, ताकि ये लगता कि हाँ, हम जो जीते हैं वो सामान्य है और हम जबरदस्ती करके नहीं जीते हैं। लेकिन जिस ढंग से वो तोड़ रहे हैं, तृणमूल पार्टी को ही तोड़ रहे हैं, तृणमूल के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही, हिंसा हो रही, उसके दफ्तर पे कब्जा हो रहा है वगैरह वगैरह, तो वो बड़े कब्जा हो रहा है, मैंने देखा नहीं, मैं खबरों की बात कर रहा हूँ। तो खबरों में जो आ रहा है वो सबसे लग रहा है कि बीजेपी ने तृणमूल के पीछे मतलब सारे हथकंडे लगा दिए हैं ताकि वो किसी तरह से टूट जाए। अब मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत, हार गए और धीरे धीरे चलना चाहिए। ये भी है कि हरा दिया उसको, वही काफी है और बहुत बड़ी बात है। और कैसे हराया है वो सबको दिखाई दे रहा है। तो उसमें लोकसभा में या सांसदों को तोड़ना मोदी जी की जरूरत है, वो अपनी तरफ है, वो समझ में आ रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि उनका बहुमत हो जाए ताकि परिसीमन वाला काम शुरू कर दें, ताकि 2000 ये आगे जब चुनाव होना है 2000 इसमें 27 में नहीं 29 में, सॉरी 2029 में जो चुनाव होना है उसके जीत की तैयारी मोदी जी की शुरू हो गई है, बीजेपी की शुरू हो गई है। तो जाहिर है उसके लिए चल रहा है कि परिसीमन और ये सबसे उनको फायदा होगा, नारी शक्ति, और जो उन्होंने पीछे कोशिश की थी नहीं हो सका। तो मोदी जी की रणनीति तो समझ में आ रही है और उनको कुछ सांसद चाहिए ताकि उस समय के लिए फायदा हो। और इसमें उनको नैतिकता वैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, पैसा अफरात है तो वो सब कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से चल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है और वो बात जमीन पे नहीं है, ठोस नहीं है। अगर ऐसा होता कुछ तो अभी तक घोषणा हो गई। उसमें तमाम नाम थे और सब 20 लोगों के नाम बताए गए थे और उनमें एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी था। और भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। और उसमें जैसा आपने सहनी का बताया,
तो सायोनी का बताया, तो वो सब चल रहा है। लेकिन राजनीति में मुझे लगता है कि कौन क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है वो तो होता ही है कि बहुत जो बोल रहा है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोल नहीं रहा है। इसके अलावा अभी जो ईडी सीबीआई शाखा जो है बीजेपी की, उसका डर एक बड़ी बात है। और उस सारी स्थिति में मुझे लगता है कि और लोकसभा में तोड़ना, राज्यसभा वालों की बात अलग है, लोकसभा में आप किसी के टिकट पे जीते हैं और फिर दल बदल के किसी और के टिकट पे चले जाना, मुझे लगता है कि जरा मुश्किल होगा। और जाहिर है उन लोगों को अपने भविष्य की चिंता होगी। और मतलब और कहीं नहीं तो घर में परिवार में बच्चों को तो मुंह दिखाना ही होता है। तो बच्चे भी अब तो पूछना, तो जल्दी के बच्चे भी इतने समझदार हो गए कि वो भी पूछेंगे कि पापा आप उसके टिकट पे जीत करके या मम्मी आप उसके टिकट पे जीत करके बदल क्यों गए। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि बच्चा 24 साल का हो, आजकल का 10-12 साल का बच्चा भी इस तरह के सवाल करेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। और उन सब में जो सबसे दिलचस्प हुआ वो शत्रुघ्न सिन्हा का बाइट है या इंटरव्यू है, जो कहिए पीटीआई का 6 मिनट का कोई मैंने बाइट देखा। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का जो अंदाज है बोलने का और या जो उन्होंने कहा, दोनों चीजें, वो मुझे लग रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से बहुत आहत है। बीजेपी से मतलब नरेंद्र मोदी से उनका दिखाई दे रहा है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे जब पटना में हराया गया या मैं हार गया या हार गया हराया गया, मैंने आगे पीछे बहुत ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि जब मुझे हराया गया तब कोई मेरे साथ नहीं था और तब मुझे ममता दी ने मौका दिया या वो मेरे पास आई, उन्होंने उपचुनाव लड़ने का मौका दिया। उपचुनाव में वो लड़े थे आसनसोल से और उसके बाद वो जीत गए थे। और जाहिर है कि ममता बनर्जी के टिकट पे, पार्टी के टिकट पे जीते। और आसनसोल वो पहली बार गए थे। आसनसोल ठीक है, हिंदी भाषियों का इलाका है, बिहार से लगा हुआ है। तो और शत्रुघ्न सिन्हा का हिंदी भाषियों में जो प्रभाव है उससे वो जीत गए। तो ये ममता बनर्जी का चयन भी था। और जाहिर है ममता बनर्जी ने अगर इनको नहीं चुना होता तो भले वो हार जाती, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को तो इससे लाभ मिला है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा उसको भूले नहीं है। और उसको नहीं भूलना एक बात होती है, लेकिन वो मोदी जी ने जो किया उससे ज्यादा नाराज हैं। ये उनके आज का, मैंने कल का जो बयान मैंने देखा उससे मुझे लग रहा है कि वो मोदी जी से या बीजेपी से ज्यादा हाथ है। और वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे थे। और उनकी बातचीत से लगा या उन्होंने कहा कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। तो मतलब वो किसी से नाराज नहीं है, या मैंने किसी से पंगा नहीं मोल ले रहे या किसी को नाराज या दुखी नहीं कर रहे। वो सबसे संबंध बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन उसमें उन्होंने कह दिया कि साफ साफ कि वो ममता बनर्जी है। अब अगर शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी के साथ हैं तो अभी की स्थिति में जब बीजेपी तृणमूल को तोड़ रही है और बीजेपी को बंगाल की या बांग्ला भाषी या बंगालियों की पार्टी नहीं कहा जा सकता है। और बीजेपी में जो बंगाली है वो मैंने शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल से गए या बंगाली और हिंदी का वहां वो चल ही रहा था। तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का ममता के साथ होने का मतलब है कि हिंदी वाले लोगों का साथ मिलेगा, हिंदी बोलने वालों का। और जो बांग्ला बोलने वाले हैं वो कहेंगे कि अरे हम तो अपनी ममता दीदी को छोड़ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं छोड़ रहे। तो इस सब का असर होगा। और शत्रुघ्न सिन्हा के नहीं छोड़ने का या शत्रुघ्न सिन्हा के ममता बनर्जी के साथ रहने का असर मुझे लगता है कि बाकी लोगों पर भी है। और जो माने दल बदल कानून का गणित है उसके अनुसार अगर कोई इधर उधर जाएगा, एक साथ नहीं रहेगा तो, और पूरी संख्या नहीं होगी तो चुनाव लड़ना होगा या सदस्यता जा सकती है वगैरह वगैरह, सदस्यता चली जाएगी तो फिर दोबारा जीतना तो बात की बात है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा शायद बचा ले जाए तृणमूल का टूटना। माने बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस ढंग से कई दिनों से चल रहा है कि पार्टी टूट रही है, वो लोग उधर चले गए हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठोस। और शत्रुघ्न सिन्हा का आना, बाकी कोई और कुछ कहता कि नहीं मैं उधर नहीं जा रही हूँ तो मुझे उतना फर्क नहीं लगता। लेकिन मैंने कीर्ति आजाद पहले से इनके साथ है और शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद ने साफ साफ कहा कि वो भी नहीं छोड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये दो लोग, शत्रुघ्न सिन्हा तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री ही थे, तो इन लोगों का बीजेपी में वापस नहीं जाने का निर्णय मुझे लगता है कि तृणमूल के बाकी लोगों की भी आंख खोल देगा। और जैसा आपने कहा कि संजय राउत और वो सब, उन लोगों ने भी अगर कहा है कि मोदी जी के साथ जाना खतरनाक है
और जाहिर है माने मोदी जी के साथ तो ये रही चुकी हैं ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी रह चुके हैं, मोदी जी जो करते रहे हैं वो सबको पता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के साथ जुड़ने में कोई कंफर्टेबल होगा। तो और जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं उनको जब ये मौका लगेगा कि हम कांग्रेस में जा सकते हैं, ममता बनर्जी के साथ रह सकते हैं, कोई नैतिक वैतिक दिक्कत नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ जाने या बीजेपी में जाने के मुकाबले कोई भी ममता बनर्जी के साथ ही कांग्रेस में जाने में ज्यादा अच्छा महसूस करेगा या सुरक्षित महसूस करेगा या सुकून महसूस करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो गया, मैंने दल टूट गया तब तो कोई बात ही नहीं है, जैसे टूटना था जो टूट रहा था, लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा उधर नहीं है तो उधर का अंक गणित पूरा नहीं होगा। अगर उधर गणित पूरा नहीं होगा तो उधर लोग जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं, और जब टूटेंगे नहीं तो संभावना है कि पूरा का पूरा इधर मिल जाए। इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि कोई इस्तीफा दे दे, अपनी सदस्यता छोड़कर ममता का साथ छोड़े। माने मुझे लगता है कि ममता से नाराजगी लोगों को कम होगी, बीजेपी और ईडी सीबीआई का डर ज्यादा होगा, इसलिए लोग बीजेपी में जा रहे थे। और अगर उसको संभालने की गुंजाइश बनती है या लग रहा है कि बीजेपी जो नहीं जाएगा उसके साथ, उसका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। माने वैसे भी सबके खिलाफ बिगाड़ा नहीं जाता। उसमें नेट ये न्यूज क्लिक वाला मामला कल ही अखबारों में छपा कि न्यूज क्लिक को जैसे परेशान किया गया था और उस मामले में कोई दम नहीं था, हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि केस ही नहीं चल सकता है, कोई सबूत नहीं है, केस ही नहीं बनता है, वगैरह वगैरह। तो मोदी जी विरोधियों को जिस ढंग से परेशान करते रहे हैं वो खुल गया। तो अब सांसद को वो उस लेवल पे जाके परेशान कर नहीं पाएंगे। तो सांसदों को जो डर है मोदी जी, और जिसके कारण वो बीजेपी में जा रहे थे, वो डर अगर कहीं से किसी कारण से कम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो नहीं जाएंगे और तृणमूल टूटेगा नहीं, जो कि सबके हित में है, माने तृणमूल वालों के सभी लोगों के हित में है। तो तृणमूल अगर नहीं टूटा तो और सब लोग, जैसी बात हो रही है, और जाहिर है मतलब राजनीति सिर्फ बीजेपी नहीं करती है, कांग्रेस भी कर सकती है, लोग उसके पास है ही है, योग्यता क्षमता सब है ही है, वो ये सब करते नहीं थे। लेकिन जब ये सब हो रहा है और अगर इनके लोगों को तोड़ा जा सकता है तो जाहिर है कि जब मौका है तो वो भी तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं। और जाहिर है यहाँ पैसे दे करके या ईडी सीबीआई के डर से नहीं आएगा, विचारधारा के मेल से आएगा या मोदी विरोध के कारण आएगा। तो वो सब हो सकता है, और ऐसा कुछ हुआ तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी, और कांग्रेस की सीटें बढ़ते ही मोदी जी के लिए खतरा बढ़ता जाएगा और मामला पूरी तरह खतरनाक हो जाएगा। तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है, मैंने शत्रुघ्न सिन्हा के इंटरव्यू से मुझे लगा कि अभी, और बाकी सब स्थितियां, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उधर था और शत्रुघ्न सिन्हा साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं वो उधर नहीं है, तो उसका मायने है। और उससे लगता है मुझे कि अभी समय है और हो सकता है कि तृणमूल टूटने से बच जाए। सर अगर ये बातें जो हैं सच निकलती हैं तो फिर क्या होगा? अगर हो गई तो फिर राहुल को रोकेंगे कैसे? 99 तो रोक नहीं रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं, और मोदी की नीयत खराब है। नहीं, राहुल को रोकने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने जो सब किया है या जो सब हो रहा है उसमें वो खुद ही फंसते जाएंगे और अच्छी तरह फंसेंगे। अभी एक एक करके सब निकलेगा। जैसे राज्यसभा चुनाव में लोगों ने जो किया है, और मैंने ये अरविंद केजरीवाल ने जो अपना दिल्ली हाईकोर्ट में जो सब खुलासा कर दिया पूरा कि कैसे उनको फंसाया गया है, तो इस तरह की चीजों से मुझे लगता है कि जो बीजेपी का जो हवा था कि बहुत ईमानदार पार्टी है, बाकी सब भ्रष्ट हैं, तो जो इसने बनाया था उसका सच सामने आ रहा है। तो इन्होंने जो प्रचार किया कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, वो पूरी तरह धुल चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला, और कांग्रेस पर 50 आरोप लगाकर आए थे, लगाते रहे, अभी भी रोज कांग्रेस का नाम लेते हैं। जैसा आपने कहा, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक टेलीग्राफ का पुराना पन्ना घूम रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहरू मोदी जी के मुकाबले बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण का कोट ये जिक्र किया है टेलीग्राफ ने, जिसमें लिखा है कि एक भाषण में मोदी जी ने 23 बार नेहरू जी का नाम लिया, और अलग कभी नेहरू जी, कहीं नेहरू, कहीं नेहरू, कहीं ऐसे करके 23 बार एक भाषण में मोदी जी ने नाम लिया। वैसे भी रोज करते हैं,
अपने निशिकांत दुबे रोज कांग्रेस का काला सच सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये लोग तो परेशान हैं और कांग्रेस को बदनाम करना ही, कांग्रेस के खिलाफ बोलना ही इनके पास एकमात्र हथियार या चारा है। वो जब अगर पिटने लगेगा या वो असर नहीं करेगा तो मोदी जी के पास कुछ है नहीं, क्योंकि इनके पास अपना काम तो कहने के लिए है नहीं, अपना कुछ बताने के लिए नहीं है, अपनी कोई योजना नहीं है। और जो अभी तक करते रहे हैं, जिसको महान समझा जाता रहा है या जिसके कारण इनको महान समझा जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था की जो हालत इन्होंने कर दी है, वो भी अब दिखाई देने लगा है कि अर्थव्यवस्था इनके नियंत्रण में तो नहीं है। कम से कम होर्मुज में जो हुआ कि भारतीय नाविकों को मार दिया गया और मारा अमेरिका ने, और अभी तक माने जब तक मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तब तक भारत सरकार ने उसकी निंदा नहीं की है। उल्टा मोदी जी ने ट्रंप की तारीफ की है, मैंने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने 12 साल पूरे होने पर उनको बधाई दी वगैरह वगैरह। तो मोदी जी की जो स्थिति है वो अब खुलकर सामने आ रही है। तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी को कुछ करने की जरूरत है, और इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में जो खर्च किया है वो सब अब राहुल गांधी का इन्वेस्टमेंट हो गया है, उसका उनको फायदा मिलेगा कि इन्होंने इतना बदनाम किया और वो सब दिखाई दे रहा है कि ये सब झूठ था, ये अपनी सुरक्षा में कर रहे। तो अब इनकी सुरक्षा कवच जो है वो उसमें हो गया है, उसको भेज दिया गया है, या राहुल गांधी ने भेज दिया है, या वो अब छिन्न भिन्न हो गया है, जो भी जैसे भी कहिए। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी को कुछ करने की जरूरत है, और ये रोज एक मौका दे रहे हैं। माने अगर मोदी जी नहीं दे रहे हो तो जाहिर है इनके लोग दे रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये वाला मामला बहुत गड़बड़ है और इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि मीनाक्षी नटराजन को उनका नामांकन रद्द करवाया जाए, और उनका रद्द करवाया ही, और अपने वाले का जिस ढंग से बीजेपी समर्थित वहां झारखंड में जिसका पास करवाया, या जिनका वहां जो गड़बड़ी थी उसके लिए जिस ढंग से चुनाव आयोग ने मौका दिया, तो वो सब दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी ये सब पहले से आरोप लगाते रहे हैं कि सब जगह अपने लोगों को बैठा दिया गया है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया। तो वो सारी चीजें अब दिखाई दे रही हैं, और जाहिर है जनता के हित में जो लोग कुछ कर सकते हैं उनको लगेगा कि ये जो है अगर अब हम नहीं किए तो देश, दुनिया या इतिहास में कभी माफी नहीं मिलेगी इन लोगों को। इसलिए भी इनके पास अंतिम मौका है और इनको जो करना है सो करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान भी मैं इसी उसमें देखता हूं, वरना वो तो है बीजेपी के ही, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे हुए हैं, लेकिन मोदी जी के साथ जाने में उनको दिक्कत है, तो उसका कारण है। और जाहिर है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो उसका फायदा तृणमूल को मिलेगा और बीजेपी को तो नुकसान होना ही। तो मुझे लगता है कि अर्थ है उसका, और वो दिखाई देगा। अभी 2-4 दिन में सब दिखने लगेगा। अभी देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। हालांकि वहां कोई उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलटा जाएगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो जो अभी बैडमिंटन खेलने लोग गए हैं उसकी भी चर्चा होगी, उसका भी खुलासा होगा, और ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बार तो मुख्य न्यायाधीश के घर चले गए पूजा करने, और रंजन गोगोई के साथ जो हुआ सो, और वो सब मिला करके, और उसी का बढ़ता हुआ रूप ये है कि अब बैडमिंटन खेल रहे लोग या सरकारी खर्चे पे मंत्री और ये दोनों तरफ से खेलने चले गए। तो ये सारी चीजें सरकार के खिलाफ जाएंगी, और ऐसा कुछ है नहीं कि अगर बदल देंगे तब तो हो ही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया मतलब सरकार ने जल्दी गड़बड़ की थी या चुनाव आयोग ने गड़बड़ की थी, और नहीं बदलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। तो दोनों तरफ से सरकार की जो व्यवस्था है उसकी छवि खराब होने वाली है, और इस सब का फायदा राहुल गांधी को मिलेगा, जो वो ये कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया गया है, इमरजेंसी लगा देंगे या देश को बेच रहे हैं वगैरह वगैरह। इनके पास डिफेंस नहीं है, ये कुछ बचा नहीं सकते। और जो कांग्रेस के खिलाफ बोलकर मोदी जी अभी तक चल रहे थे वो अब सुना नहीं जा रहा है, या वो दर्ज नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा होगा। मैंने कुछ लोगों के पास तो जरूर हुआ है, लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि काफी हुआ है। चलिए, एक दिलचस्प वो भी है कि अभी जो कॉकरोच वालों की जो रैली हुई थी उसमें कोई टीचर आई थी, उनको नोटिस मिल गया है कि आप उस रैली में क्यों गई थी। अब अगर व्यक्ति की आजादी का इतना हनन होगा और इस तरह से लोगों से सवाल किए जाएंगे तो जाहिर है कोई इसको पसंद नहीं करेगा। वो भले शिक्षक पसंद कर ले, लेकिन जो सुनेगा वो ये कहेगा कि अरे ये ऐसा हो रहा है। तो वो सब लोग राहुल गांधी के साथ आएंगे, सब लोग मोदी जी के खिलाफ जाएंगे, और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा के फैसले से दिखाई दे रहा है।
कि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं जा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा के नहीं जाने का मतलब है। चलिए सर, आपने बहुत गंभीर जानकारी दी है कैसे होगा राहुल का ये तिलिस्म पार, और कहीं ना कहीं कुछ तो है बिल्कुल। जो सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी तो ऊंट बैठा हुआ है लेकिन करवट नहीं ले रहा है। खड़ा हो तो पता लगे कि पैरों के बल खड़ा है या बैठा ही रह गया। तो ऊंट का इंतजार करिए। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।